नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं अपने सेमेस्टर 2 का लास्ट चैप्टर, और ये है हमारा यूनिट 5 से रिलेटेड। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था संचार के बारे में, यानी कि संचार क्या होता है और किस तरीके से हम लोग संचार के नियमों का उपयोग करते हैं। संचार के जो 7C थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। ये सब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है आप लोग जानते होंगे, छोटी क्लास में आप लोगों ने जो निबंध वगैरह होते हैं वो सब लिखे होंगे इस पर, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT या फिर जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होती है उसका जो बुनियादी ढांचा और घटक है जो आधुनिक कंप्यूटिंग को सक्षम बनाता है, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है जिसका उपयोग हम लोग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करते हैं। ICT प्रौद्योगिकियां उपकरणों और प्रणालियों के लक्ष्यों को मनुष्य के जो डेटा या फिर उनकी जो जानकारी होती है उनको एक दूसरे के साथ बनाने और संसाधित करने और उनके साथ साझा करने के लिए अधिक तरीके अच्छे तरीके हमें क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। अगर हम शॉर्टली देखें तो ICT क्या है, यानी कि हम लोग कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे जो जितने भी इंफॉर्मेशंस वगैरह होती है उनको कलेक्ट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरे लोगों की जो जानकारी होती है हमारे साथ साझा कर सके। ऐसे तरीकों का जब हम उपयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उसे हम लोग कहते हैं। फिर आगे चलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे फोक मीडिया के बारे में, यानी कि अपने जो इमोशंस होते हैं, अपनी जो सूचनाएं होती हैं, जो संदेश होते हैं हम दूसरे लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, तो इसके लिए हम कौन से मीडियम का उपयोग करते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने चैनल की बात की थी। चैनल किसे कहा था, यानी कि जो हमारा संदेश था उस संदेश को श्रोता या दर्शक तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग कर रहे थे, यानी कि किन माध्यम से हम लोग संदेश को पहुंचा रहे थे उसे हम लोगों ने चैनल कहा था। तो ये जो फोक मीडिया है ये भी एक तरीके से चैनल्स ही है। तो दो टाइप के चैनल्स पाए जाते हैं। एक है हमारा जो पारंपरिक, यानी कि जो हमारे पुराने मेथड्स थे जिन्हें हम लोग पारंपरिक मीडिया या फिर फोक मीडिया कहा जाता है, ये लोक मीडिया कहते हैं। दूसरा है अभी का मॉडर्न मीडिया जिसमें हम लोग कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स इन सब की बात करते हैं। जो हमारा पुराना मीडिया था जिसके थ्रू हम लोग संदेश या सूचनाएं पहुंचाते थे वो क्या था और उसमें कौन कौन से जो संचार की तकनीकियाँ थी उनका उपयोग कर रहे थे। जो लोक मीडिया होते हैं उनका अर्थ होता है कि लोगों का मीडिया, यानी कि जो लोगों से मिलके, यानी कि लोग खुद के द्वारा, यानी कि बिना किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिर्फ आपस में खुद ही के द्वारा अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोक मीडिया का अर्थ होता है कि जो ग्रामीण एरिया या फिर कबीले के लोग होते हैं उन लोगों को उपलब्ध संचार के विभिन्न साधन, इसे प्राय हम लोग पारंपरिक मीडिया भी कहते हैं, जिसे हम लोग स्वदेशी संचार प्रणाली, यानी कि हम विदेशी प्रणालियों का उपयोग नहीं करें, यानी कि हम लोग अभी तक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करें, ग्रामीण एरिया में अपने स्वदेशी तरीके से जो जितने भी माध्यम है उनका उपयोग कर रहे हैं संदेश को पहुंचाने के लिए। इसे हम लोग वैकल्पिक मीडिया भी कहते हैं या फिर ग्रुप मीडिया भी कहते हैं। ग्रुप मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोगों का समूह होता है, ये लोगों से मिलकर बना होता है जिसमें लोगों के द्वारा ही सूचनाएं पहुंचाई जाती है। तो जो लोगों का मीडिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोक मीडिया कहते हैं। हम लोग बात करते हैं कि ये जो लोक मीडिया है इनकी क्या विशेषताएं होती है, यानी कि जो हमारा ग्रामीण एरिया के जो मीडियाज़ है, जो चैनल्स हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ है। सबसे पहले क्वालिटीज़ होती है कि यह एक सांस्कृतिक समूह होता है, यानी कि ये सांस्कृतिक यानी कि अपने जो कल्चर से रिलेटेड समूह होता है, यानी कि जिसमें लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी जो सूचना है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसमें क्या होता है, लोगों का समूह होता है या फिर उसी पर्टिकुलर एरिया के संस्कृति के लोग आपस में जुड़कर भाग लेते हैं, तो फिर उनसे जो ग्रुप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोक मीडिया कहते हैं। यह सबसे सस्ता होता है, यह प्राय स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का ही आवश्यक होती है, यानी कि इस मीडिया में जो उस ग्रामीण एरिया में जो भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, आसानी से मिल रही है, उन्हीं चीज़ों के द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जा रही है, इसलिए यह नॉर्मली सस्ता होता है। और इसमें क्या किया जाता है, बिना किसी महंगी वस्तुओं का उपयोग करके जो उस समय उपलब्ध होती है, यानी कि जो उस समय मिल जाए, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके वो अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर ये समूह की औसत योग्यता पर आधारित होती है और यह योग्यता बिना किसी प्रशिक्षण के प्राप्त होती है।
यानी कि इस मीडिया का उपयोग करने के लिए, इस मीडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बिना किसी ट्रेनिंग के ये लोगों तक पहुंचाई जाती है। चूँकि इसमें सबकी भागीदारी होती है, अतः इसमें ना तो क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, ना ही संख्या का, यानी कि जितने चाहे लोग इससे जुड़ सकते हैं, बिना किसी प्रशिक्षण से जुड़ा जाता है, इसलिए इनकी संख्या भी अधिक होती है। और इसमें कोई प्रशिक्षण यानी कि कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, इसलिए इसमें क्वालिटी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ये प्रचार यानी कि फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों पर आधारित होते हैं, अतः इनका नियंत्रण स्वयं लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि लोक मीडिया यानी कि लोगों से मिलकर बना है, तो इसमें जो सूचनाएं पहुंचाएंगे वो भी लोग ही होंगे। तो अगर ये लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है तो इसका नियंत्रण भी कौन करता है? स्वयं वो लोग ही करते हैं, यानी कि उस समूह के लोग ही उस संचार का नियंत्रण करते हैं। ये व्यवसायिक नहीं होते, यानी कि इस मीडिया को पहुंचाने का ये इनका कोई व्यवसाय नहीं। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें धन शामिल न होने से कोई कॉपीराइट का नियम लागू नहीं होता, यानी कि ये धन से रिलेटेड नहीं होते। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको सबका समर्थन प्राप्त होता है, यानी कि हर कोई इनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। इन्हें अवसर या जनता विशेष के अनुकूल अपनाया और पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि ये जो फोक मीडिया होते हैं, ये अवसर के टाइम यानी कि हर एक पर्टिकुलर अवसर पे आते हैं और जनता को यानी कि हर एक जनता के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और इनमें कुछ चेंजेस भी करवाए जा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो लोक मीडिया है, फोक मीडिया, कितने टाइप से होते हैं। सबसे पहला है कठपुतली। कठपुतली के माध्यम से हम मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ लोगों में सूचना का वितरण भी कर सकते हैं, यानी कि लोगों तक सूचना भी पहुंचा सकते हैं। पहले किसी समय में कठपुतली जैसे कार्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कठपुतली को संचार का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। साथ ही संपूर्ण विश्व में कठपुतली का एक रंगमंच तैयार किया गया, यानी कि पुराने टाइम में कठपुतली के द्वारा राजा महाराजाओं की कहानियाँ बताई जाती थी, नई नई सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती थी, उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती थी। तो ये कठपुतली बहुत ही अच्छा माध्यम था अपने विचार, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाने का। लेकिन धीरे धीरे ये आज के टाइम में क्या है? विलुप्त होती जा रही है, यानी कि इसका प्रभाव कम होता जा रहा है, क्योंकि इनका स्थान लोक मीडिया का स्थान ले लिया है, जो हमारे आधुनिक तकनीकें हैं उन सभी ने। फिर दूसरा है लोक मीडिया हमारा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक जनसंचार का एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना गया है, जिसका उपयोग हम सामाजिक यानी कि सोशली और जो राजनीतिक पॉलिटिकल संदर्भ होते हैं उनका प्रचार करने के लिए और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर लोगों को जागरूक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नुक्कड़ नाटक वो नाटक होते हैं यानी कि ऐसे ड्रामा होते हैं जो हर एक गली गली मोहल्ले के वहाँ जाकर, जो मोहल्ले का जो भी सर्कल वगैरह होते हैं वहाँ पे जाकर, जो या तो कोई एनजीओ वगैरह के लोग या फिर कोई पर्टिकुलर लोगों का समूह बना होता है, उनके द्वारा किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर, मान लो हम लोग कह सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, बाल विवाह को रोकने के लिए, घरेलू हिंसा को कम करने के लिए, चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है? नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। यानी एक नाटक के थ्रू गली गली मोहल्ले के वहाँ नाटक सर्कल पर नाटक करके लोगों को जागरूक किया जाता है। नुक्कड़ नाटक ऐसी जगह पर प्रदर्शित किया जाता है जहाँ पे क्या होती है? भारी भीड़ होती है। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक को समाज के सुधारों में प्रचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोगों को किसी खास मुद्दे पर एकजुट करने के लिए नुक्कड़ नाटक को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नाटक को देखेंगे और जागरूक होने की कोशिश करेंगे। फिर है नौटंकी यानी कि ड्रामाज। नौटंकी एक लोक नाट्य विद्या है। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह बहुत ही लोकप्रिय है। इस नाटकीय रूप को सामाजिक और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आसानी से अपनाया जा सकता है और यह माध्यम व्यवहार में जो वांछनीय परिवर्तन लाने में मदद करता है। नौटंकी यानी कि कुछ भी ड्रामा शो करना, यानी कि ड्रामा के द्वारा जो गाँवों में वगैरह रामलीला के टाइम, दशहरे के टाइम जो रामायण का जो नाटक किया जाता है, ये भी क्या एक तरीके से नौटंकी है। वो क्या कर रहे हैं? अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। फिर है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना समुदाय को दिलचस्प कहानियाँ सुनाने और लोगों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने का एक अनौपचारिक तरीका, यानी कि एक इनफॉर्मल मेथड होती है। एक तो होती है हमारी फॉर्मल मेथड और एक होती है इनफॉर्मल। एक तो हम बता रहे हैं डायरेक्ट लोगों को, एक हम किसी अन्य चीज़ों का उपयोग करें, यानी किसी दूसरे माध्यम का उपयोग करके उसके द्वारा लोगों को समझाएं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
यानी कि जब हम कहानी के माध्यम से लोगों तक कोई जानकारी पहुंचा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक अनौपचारिक तरीका। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक हम लोगों ने देखा फोक मीडिया के बारे में, एक बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होते हैं, यानी कि वह मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटरनेट होता है, रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, इन सभी के द्वारा जो सूचनाएं प्रसारित की जाती है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आती है। ये मीडिया बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल पर दर्शकों तक क्या कहता है, सूचना पहुंचाते हैं और उनका मनोरंजन करने में सहायता करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं ये इंटरैक्टिव होते हैं, जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रसारण या फिर टेलीविज़न और रेडियो, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं ये इंटरएक्टिव होते हैं, यानी कि डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट रहते हैं। फिर अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला टाइप है वेब आधारित मीडिया। इसमें जो वेबसाइट होती है, जो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर जो अन्य कोई ऑनलाइन सामग्री होती है, ये सभी रिलेटेड है वेब आधारित मीडिया से। जिसमें हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी जो चीज़ें होती है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह हो गए। फिर हम लोग देखते हैं टेलीविज़न। इसमें पारंपरिक टेलीविज़न कार्यक्रम यानी कि जो टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट होती है, शामिल है, जो वायु तरंगों या फिर केबल या फिर उपग्रह के माध्यम से यानी कि सैटेलाइट के थ्रू प्रसारित की जाती है। फिर हम बात करते हैं रेडियो की। इसमें पारंपरिक रेडियो के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, समाचार दिया जाता है, इसमें भी विज्ञापन दिए जाते हैं, ये भी वायु तरंगों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। फिर हमारा पॉडकास्ट, ये एक ऑडियो प्रोग्राम होता है, यानी कि सिर्फ क्या होता है, सुनने का, श्रवण का प्रोग्राम आमतौर पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध रहता है। फिर है संगीत या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं। इसमें जैसे स्पॉटिफाई यानी कि जितने भी म्यूजिकल ऐप्स वगैरह होते हैं, जैसे विंक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो उपयोगकर्ताओं को संगीत यानी कि म्यूज़िक और वीडियो सामग्री को ऑनलाइन देखने के लिए अनुमति प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल में कई सारे ऐप्स हैं, ठीक है, वो सारे किसमें शामिल है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर हम लोग देखते हैं हमारी ई पुस्तकें और डिजिटल पत्रिका। ई पुस्तक यानी कि जो नॉर्मली हम बाज़ार से बुक्स ना लाकर हम लोग फ़ोन में जो बुक्स आती है PDF के फॉर्म में, वो ये पारंपरिक पुस्तकें और पत्रिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होते हैं जिन्हें हम लोग टैबलेट में और जो ई रीडर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पहुंचाया जा सकता है। यानी कि हम बुक के थ्रू डायरेक्ट ना पढ़ के उस बुक का जो PDF फॉर्म होता है, ई बुक जो फ़ोन में प्रोवाइड की जाती है, उनके थ्रू जब हम पढ़ते हैं वो बुक्स। फिर हम लोग देखते हैं ऑनलाइन समाचार लेख, यानी कि ये ऐसे समाचार लेख होते हैं जो समाचार संगठन और अन्य मीडिया आउटलेट्स द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि ऐसे न्यूज़ जो हम न्यूज़पेपर में ना पढ़ के जो ऑनलाइन आजकल गूगल पे, इंटरनेट पर प्रोवाइड हो जाती है डेली अपडेट्स, उनके थ्रू पढ़ लेते हैं। फिर है डिजिटल विज्ञापन। ये वे विज्ञापन है जो ऑनलाइन, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कि आजकल कुछ भी वीडियो या म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं ऐप्स में, तो बीच बीच में ऐड आते रहती है, वो भी क्या एक तरीके से विज्ञापन करने का तरीका है। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइप्स थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों उपयोगी है उसके बारे में बात करते हैं। कई क्षेत्रों में लोग मीडिया के माध्यम से शिक्षित होते हैं, उन्हें राजनीति, बाहरी वातावरण आदि के बारे में मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें देखने को मिल जाती है। यानी कि जो आजकल जो लोग होते हैं वो मीडिया के माध्यम से यानी कि इन सभी मीडिया का उपयोग करके कई सारी जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं, अपना जो ज्ञान है वो और ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। टेलीविज़न जैसे मीडिया लोगों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपडेट रहने का बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। यानी कि अगर हम टेलीविज़न का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें डेली की चीज़ें दिखाई जाती है, डेली करंट्स में क्या चीज़ें हो रही है देश विदेश में, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है और हमें अपडेट रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को दुनिया भर की चीज़ों से अवगत कराता है।
फिर है साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, ये दुनिया भर में होने वाले जितने भी कार्यक्रम्स होते हैं उन सभी को हम लोग देख भी सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मीडिया के माध्यम से जो बुजुर्ग नागरिक और बच्चों को अधिक ज्ञान मिल जाता है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई में भी ये कई तरीके से मदद करता है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी कई सारी जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उनसे उनको जानने में, उनको समझने में मदद करता है। कई लोगों को अपना जो करियर है बनाने का मौका भी मिल सकता है, यानी कि आजकल के ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड है, जैसे आप लोग अभी घर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से क्या अपना करियर बनाने का बहुत ही एक अच्छा मौका प्रोवाइड करता है। इस मीडिया के माध्यम से आपको अपनी जगह पर बैठे बैठे कई बड़े अवसर मिलते हैं और यह मीडिया एक फ़ायदे का काम भी करता है। सबसे पहले लोग समाचारों के लिए रेडियो का उपयोग करते रहे, लेकिन जैसे जैसे हमारी पीढ़ी जनरेशन बदलती गई, मीडिया भी पीढ़ी की टेलीविज़न और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बदल जाती है। यानी कि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ रेडियो का उपयोग करते थे, किसके लिए, कोई भी न्यूज़ वगैरह प्राप्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नए नए मीडिया का उपयोग होता गया, प्रौद्योगिकी बढ़ती गई, जिसकी वजह से रेडियो का स्थान किसने ले लिया, टेलीविज़न ने ले लिया, जिसमें हम लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे। फिर हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया एक अपरंपरागत यानी कि नॉन ट्रेडिशनल मीडिया होता है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि आभासी, सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाता है, जिसमें हम लोग, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हमें अपने गली के दोस्त से मिलने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन चैटिंग करने में हम लोग को 2-2 3-3 घंटे लगा देते हैं। तो हमारा वो सर्कल कैसा बना है, ऑनलाइन सोशल मीडिया का सर्कल बन जाता है, जो सिर्फ क्या होता है, एक वर्चुअली होता है, यानी कि एक आभासी होता है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जो सोशल मीडिया होता है एक बहुत ही विशाल नेटवर्क होता है, जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। यह संचार का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। यह द्रुत गति से, यानी कि द्रुत यानी कि फास्ट, बहुत ही तेज गति से सूचनाओं को आदान प्रदान करने और जिससे हर क्षेत्र की खबरें प्राप्त होती है आदि समाहित किए जाते हैं। यानी कि इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू सूचनाएं बहुत ही तेजी से पहुंच जाती है। जैसे यहाँ से मैसेज किया, अभी अमेरिका तक पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी किस तरीके से पहुँचे, बहुत ही तेज गति से पहुंच जाता है, जिसमें हर एक क्षेत्र की हम जो खबरें होती है वो इसमें ऐड की जाती है। अब ये जो सोशल मीडिया कितने टाइप से होते हैं, फेसबुक जैसी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से केवल एक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि हम कम से कम 7 अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया पा सकते हैं। यानी कि जो फेसबुक है, हमारी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है, उन सभी में से सबसे जो ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है वो कौन सी है, फेसबुक है। यानी कि उन सभी में से सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है वो सिर्फ फेसबुक का किया जाता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी है, जैसे सामाजिक नेटवर्किंग साइट यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, सामाजिक समीक्षा साइट है, छवि साझा करने वाली साइट है, जैसे इसमें इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, वीडियो होस्टिंग साइट है जिसमें यूट्यूब आ गया, सामाजिक सामुदायिक ब्लॉग्स जो बनाते हैं इसमें भी यूट्यूब आ सकते हैं, जो चर्चा स्थल होते हैं जैसे बात करने के लोग ट्वीट वगैरह करते हैं, जैसे ट्विटर आ गया, इसमें अर्थव्यवस्था नेटवर्क साइट। तो ये कई प्रकार की साइटें होती है जो क्या करती है, सोशल मीडिया को बढ़ावा देती है और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को अपनी जानकारी साझा करने में मदद करती है। अब ये जो सोशल मीडिया, इसका क्या महत्व है, सोशल मीडिया क्या काम आ सकता है, जो बड़े दर्शकों तक पहुँचे। सोशल मीडिया व्यवसायों के लिए पहले से कहीं अधिक व्यापक दर्शक तक पहुंचाने का एक शानदार तरीका है। एक बटन के साधारण क्लिक से व्यवसाय दुनिया भर के लाखों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है, घर बैठे हम लोग एक ही जैसे चीज़ के कई सारे जो नए नए प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं। तो अब क्या करें, हमारे जो दुकान की एक छोटी सी दुकान होती है, उस छोटी सी दुकान को अगर हम ऑनलाइन साइट पर डाल दें, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में ऐड कर दें, तो कहीं दूर बैठे बैठे लोग भी क्या करते हैं, वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। फिर है ब्रांड जागरूकता बढ़ाए। ब्रांड जो करते हैं अपनी जागरूकता और पहचान को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, ऐड लगाती हैं। हम लोग कोई भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें बीच बीच में एड्स आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। नियमित अपडेट के माध्यम से व्यवसाय अपने ब्रांड को लोगों के दिमाग में सबसे आगे रखते हैं। यानी कि अब लोग की कुछ भी चीज़ें अगर हम सर्च करेंगे, मान लो गूगल है, गूगल पे अगर हम लोग कुछ टाइप करके कुछ सर्च कर दें तो कुछ ही समय बाद हम कोई दूसरी सोशल मीडिया खोलेंगे या फिर इंस्टाग्राम खोला, व्हाट्सएप खोला
या फिर यूट्यूब खोला तो उसमें वही सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जो हमने कुछ समय पहले सर्च की थी। तो क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में फिर वही सारी चीज़ें लोड होती जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, ग्राहकों से कनेक्ट करती है और ग्राहकों की सेवा बढ़ाती है। जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की भी बात की, तो यह बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं उनसे हम लोगों को जोड़ दिया और ग्राहकों की सेवा बढ़ा दी, यानी कि ग्राहक क्या करेंगे, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का हिस्सा बनते हैं। फिर ये लीड उत्पन्न करती है। जो सोशल मीडिया का उपयोग लीड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो कंपनियां होती है अपने प्रोडक्ट और अपनी जो सेवाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करती है और जितने भी उनके संभावित ग्राहक होते हैं उनको लक्षित करने के लिए इसका उपयोग करती है। यानी कि ग्राहक की क्या क्वालिटी से, ग्राहक की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करती है। फिर देखते हैं हम लोग, खोज इंजन रैंकिंग में सुधार करें। सोशल मीडिया किसी व्यवसाय की खोज इंजन रैंकिंग में सुधार करने में मदद करती है। सोशल मीडिया से जुड़ी सामग्री बनाकर व्यवसाय अपनी दृश्यता को बढ़ा सकते हैं और खोज इंजन परिणामों में उच्च रैंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर फीडबैक प्राप्त करना। सोशल मीडिया व्यवसाय के लिए जो ग्राहक होते हैं फीडबैक प्राप्त करने का एक शानदार तरीका होता है। यानी कि जो कंपनियां होती है ये उत्पाद और सेवाओं पर उनकी राय पूछने के लिए सोशल मीडिया पर उत्पन्न करती है। यानी कि हम लोगों ने देखा होगा प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसकी रैंकिंग आती है, यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग आती है। यानी कि अगर हम रैंकिंग प्रोवाइड करना है, यानी कि हम लोग कोई भी रैंकिंग दे सकते हैं। मान लो हमने 3 स्टार दिया तो उसके बाद हमें कुछ टाइप करके कमेंट करना होता है, यानी कि हमें वो ऐप कैसे लगी, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा उस ऐप को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपना फीडबैक देते हैं। यानी कि जो कंपनियां होती हैं ये ग्राहकों से उनकी जो राय है उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो प्राप्त करती है। प्रभावशाली लोगों से चुने। यानी कि अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करके हम लोग कई सारे लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, व्यवसाय यानी कि बिजनेस से रिलेटेड उनसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर है रिश्ते बनाए। फिर जो हमारा जो सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवसाय के लिए ग्राहक, संभावना और अन्य व्यवसायों के साथ क्या बन जाता है, एक रिलेशन बनाने का बहुत ही अच्छा साधन है। नियमित अपडेट रहने के लिए और इंटरएक्शन यानी कि बातचीत करने के लिए, जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो व्यवसाय है, व्यवसाय का जो रिश्ता है वो मजबूत हो सकता है। फिर प्रतिस्पर्धा पर नज़र रखी जाती है, यानी कि कंपटीशन। सोशल मीडिया व्यवसाय यानी कि सोशल मीडिया पे जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कंपटीशन पर नज़र रखने का अवसर देती है। यानी कि जब नई नई कंपनियां नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं वो सीधे ऑनलाइन शॉपिंग में डाल देती है, जिससे क्या होता है, जो दूसरी कंपनियां होती है वो अपडेट रहती है कि यानी कि दूसरी उनकी राइवलरीज कंपनी है, उन्होंने क्या नया प्रोडक्ट निकाला है, इन सभी के बारे में क्या होती है वो लोग नज़र रख सकते हैं। फिर है रेडियो। रेडियो क्या है, हमारा सिर्फ एक श्रवण यंत्र है, यानी कि सिर्फ सुनने का। अब इस रेडियो के क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है कि इसका उपयोग जो बड़े पैमाने पर पहुंच और लोगों की चयनात्मक पहुंच को कवर करने के लिए किया जाता है। यानी कि लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो नए नए प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। फिर है जैसे टेलीविज़न या फिर जितने भी प्रिंट मीडिया होते हैं, जैसे अन्य सेवाओं की तुलना में इसकी जो लागत होती है वो कम होती है। यानी कि टेलीविज़न की कंपेयरिंग में इसकी प्राइस कम होती है, इसको यूज़ करना आसान होता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि रेडियो व्यापक रूप से उपलब्ध और किफ़ायती होता है। यानी कि रेडियो का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, इसकी लागत कम होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय तक भी ये चलने वाला होता है। रेडियो आपात स्थिति या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ घटनाओं के दौरान तत्काल अपडेट प्रदान करते हुए वास्तविक समय में समाचार और सूचना प्रदान कर सकता है। यानी कि जो हमारा रेडियो होता है, एट मोमेंट पे होने वाली जो घटनाएं, यानी कि जो न्यूज़ होती है, जो एट द मोमेंट जो हमें प्रोवाइड की जाती है, तत्काल मिलने वाली जो अपडेट है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा रेडियो हमें उसी समय मौजूद देता है। फिर है रेडियो स्टेशन, और जो स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, क्षेत्र के हितों और भाषाओं के अनुसार भी सामग्री प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी रेडियो होते हैं अपने अपने कल्चर, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वो उन्हें समझाते हैं। यानी कि स्थानीय भाषाओं के आधार पर भी हम लोग रेडियो का उपयोग कर सकते हैं। जो रेडियो होते हैं, रेडियो के दर्शकों की कल्पना को संलग्न करता है और श्रोताओं को केवल ऑडियो संकेत के आधार पर
यानी कि सुनने के संकेतों के आधार पर कहानियाँ, पात्र और घटनाओं की कल्पना करने की अनुमति देता है। यानी कि रेडियो के माध्यम से अगर हम कोई कविता सुन रहे तो अब इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ इमेजिन करना होता है। यानी कि इसमें जितने भी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में इमेजिन करना होता है कि फिर वो जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना पड़ता है। रेडियो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। रेडियो श्रोताओं को नए संगीत यानी कि नया म्यूजिक और नए नए कलाकारों से अवगत कराता है, जिससे संगीत की खोज में यानी कि नया नया संगीत जानने में आसानी रहती है। रेडियो के जो उपयोग करने वाले लोग होते हैं उनके तक विज्ञापन को पहुंचाने में मदद करता है। जो रेडियो के थ्रू जो विज्ञापन दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावी होती है। रेडियो का जो मीडिया में लंबा इतिहास और मजबूती उपस्थित है, यानी कि रेडियो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला मीडिया था, जो लोगों को इसका जो इतिहास है वो लोगों को अभी तक पता है और यह एक मजबूत स्थिति में भी है। आज के टाइम में भी कई लोग ऐसे होंगे जो मीडिया का उपयोग, इस रेडियो का उपयोग कर रहे होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इस ये जो मीडिया है रेडियो, इसकी लाभ देखें तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ इसकी हानियाँ भी होगी। अब इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं? पहली हानि है, रेडियो एक तरफा संचार माध्यम है। इसमें इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया की अंतःक्रियाशीलता का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो रेडियो होता है यह सिर्फ एक तरफा संचार माध्यम, यानी एक तरीके से वो सूचनाएं साझा करे, जबकि सोशल मीडिया में तो क्या था, सोशल मीडिया में हम लोग वो सूचनाएं साझा कर रहे थे तो हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सूचनाएं साझा कर रहे थे, लेकिन रेडियो क्या होता है, एक तरफा साधन होता है। दूसरा है, रेडियो पूरी तरीके से ऑडियो पर आधारित होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ सुनने की क्षमता होती है। फिर हम लोग देखें तीसरा, रेडियो उद्योग को अन्य मीडिया विशेषकर जो डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाएं और पॉडकास्ट से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यानी क्योंकि आजकल जो डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है, यानी कि सुनने के साथ साथ उसमें लिरिक्स भी आते हैं, देखने को भी मिलता है, तो इन सब के कंपैरिजन में रेडियो जो है वो बहुत ही इसकी उपयोगिता कम हो गई है। फिर हम लोग देखते हैं जो अगला है, एएम रेडियो विशेष रूप से जो वायुमंडलीय स्थितियाँ और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं के सिग्नल में हस्तक्षेप करने के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे रिसेप्शन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं उनको भी सिग्नल कैच करने पड़ते हैं और जो रेडियो होता है इसको यूज़ करने के लिए भी सिग्नल कैच करने पड़ते हैं। तो इनके जो सिग्नल होते हैं ये आपस में क्या हो जाता है, हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि आपस में क्रैश हो सकते हैं। रेडियो चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और जो देखने की सामग्री होती है उनमें व्यक्त नहीं करता, ठीक है, जो कुछ सूचनाओं के संचार को सीमित कर सकता है। यानी कि रेडियो के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, ना तो हम उनकी शारीरिक हाव भाव का पता लगा सकते हैं, ना ही आवाज़ों का, और ना ही देखने की जो चीज़ें होती है। तो ये हमारा जो एरिया है बहुत कंस्ट्रक्टेड कर देता है, यानी कि बहुत लिमिटेड कर देता है। रेडियो स्पेक्ट्रम पर सीमित बैंडविड्थ से भीड़भाड़ हो सकती है और आवृत्ति आवंटन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि रेडियो का उपयोग करने के लिए भी प्रॉपर एडजस्टमेंट, उसकी बीट को बढ़ाना कम करना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी कहाँ पे आ रही है, उन सबको सेट करने की आवश्यकता रहती है। रेडियो स्टेशन पर जो दर्शक को विभाजित कर सकते हैं, जिससे विज्ञापन दाताओं के लिए विशिष्ट जनसांख्यिकी तक पहुँचाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। रेडियो विज्ञापन राजस्व आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जिससे रेडियो स्टेशनों की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। रेडियो प्रसारण विविध भाषा समुदायों को पूरा नहीं करता है, जिससे गैर अंग्रेजी भाषी दर्शकों तक इसकी पहुंच सीमित हो सकती है। कई देशों में स्थानीय भाषा आधारित स्टेशनों ने इस पर काबू पा लिया है। पारंपरिक रेडियो स्ट्रीमिंग और पॉडकास्टिंग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी रुझानों को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जितनी ज़्यादा रेडियो की लाभ थे, यानी कि जितनी क्वालिटी रेडियो में थी उतनी ही उसमें क्या है, रेडियो में हानियाँ भी पाई जाती हैं। फिर हम लोग देखते हैं दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में, फोक मीडिया के बारे में, रेडियो की लाभ और हानियाँ के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे यानी कि दूर दूर तक, यानी कि दूर के क्षेत्रों तक कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। संचार के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। इसको आसान भाषा में समझने के लिए देखें
तो दूरसंचार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे हम बहुत ही बड़ी दूरी तक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लंबी दूरी तक, यानी कि लंबे क्षेत्रों में, यानी कि दूर दूर के क्षेत्रों तक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला है ईमेल। ईमेल हम लोग आज घर के पास हमारे जो पड़ोसी होते हैं उसको भी भेज सकते हैं, और जो दूर बैठा हमारा दोस्त है उसको भी भेज सकते हैं। यानी कि लंबी दूरी तय करने में जब सूचनाओं को आदान प्रदान करना होता है तब हम लोग इनका उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा ईमेल। आपने ईमेल का इस्तेमाल तो ज़रूर किया ही होगा। ईमेल एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि ईमेल तो हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी एक दूरसंचार का प्रकार है। इसमें भी दो कड़ियाँ जुड़ती है तभी संचार हो पाता है, और ये दो कड़ियाँ होती हैं, एक तो होता है सेंडर यानी कि भेजने वाला, एक होता है रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला। इन्हीं दो लोगों से मिलकर क्या बनता है, हमारा ईमेल कंप्लीट रहता है। तब तक ये दोनों मौजूद ना हो तब तक संचार पूरा नहीं हो पाता। यानी कि ईमेल करने के लिए एक तो भेजने वाला होना चाहिए, यानी कि सेंड करने वाला सेंडर होना चाहिए, और एक रिसीव करने वाला रिसीवर होना चाहिए। दूसरा जो हमारा टेलीमीडिया है वो है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन शिष्टाचार का तात्पर्य टेलीफोन संचार का उपयोग करने के तरीके से, जिसमें हम अपने व्यवसाय और स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का तरीका, प्राप्तकर्ता का अभिवादन करना, आवाज़ का ध्यान रखना, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, सुनने की का जो कौशल होता है, और कॉल को बंद रखना आदि शामिल होते हैं। यानी कि टेलीफोन के उपयोग के द्वारा अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी समझ रहे हैं, और कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आवाज़ में की उतार चढ़ाव, इन सभी के बारे में आसानी से अपनी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तीसरा है हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न दो शब्दों से मिलकर बना है, टेली और विजन। ठीक है, विजन का अर्थ होता है देखना, टेली का मतलब सूचनाएं। टेलीविज़न का काम भी दूरसंचार का ही है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब आप कोई समाचार देखते हैं तो एंकर न्यूज़ एक ही बार पढ़ता है, मगर वो एक साथ कई लाखों लोगों तक भी उसे क्या करता है, पहुंचा रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग देखिए कि टेलीविज़न के में हम लोग एक समय में कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, है ना। यानी कि हम लोग न्यूज़ भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, जो चाहे तुरंत चेंज करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम रेडियो सुन रहे हैं तो उस समय जो प्रोग्राम आ रहा है हम वही प्रोग्राम देख सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। फिर चौथा है हमारा मोबाइल। मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है जो हमें किसी भी भौतिक कनेक्शन के उपयोग के बिना विभिन्न स्थानों पर एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। और मोबाइल आज के टाइम में लोगों के लिए एसेंशियल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है। मोबाइल के बिना आजकल किसी की ज़िंदगी चलती नहीं है। इसलिए ये जो मोबाइल है यह बिना वायर के, यानी कि ये बिना केबल का, बिना तार का एक ऐसा साधन होता है जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी समय बात कर सकते हैं। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो विभिन्न स्थान के जो उपयोगकर्ता होते हैं उसी समय में एक दूसरे के आमने सामने बैठक यानी कि मीटिंग आयोजित करने के परमिशन देती है। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी समय मीटिंग करने के लिए दो लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, वो फ़ोन के थ्रू एक दूसरे के आमने सामने रहकर भी बातचीत कर सकते हैं, और अक्सर बहुत कम या बिना किसी लागत के। यानी और कई बार तो क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, जैसे कंपनी में बैठ के की जाती है, नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और जो बोर्ड के सदस्यों को संबोधित किया जाता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, कंपनियां होती हैं, वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी मीटिंग को इंडक्ट करते हैं। फिर है गूगल मीट्स। यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है जो आपको बिना किसी समय के 100 लोगों के साथ, यानी कि बिना ज़्यादा टाइम लगाए 100 लोगों के साथ ऑडियो यानी कि सुनने, वीडियो कॉल, चैटिंग और स्क्रीन शेयर करने, यानी कि जो हम लोग फ़ोन में अभी देख रहे हैं वो स्क्रीन दूसरे लोगों तक शेयर करने, जिससे वो देखें हम लोग अभी अपने फ़ोन में क्या करें, यानी कि स्क्रीन को शेयर करने में के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि गूगल मीट्स के द्वारा हम 100 से अधिक लोगों के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं, सिर्फ चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितने टाइप से दी जाती है, जो अलग अलग मीडिया थे, फोक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के बारे में बात की थी। और इसी के साथ हमारा ये जो सेमेस्टर 2 था ये भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 5 यूनिट के बारे में बात की थी, 5 यूनिट कंप्लीट हो गई है और ये था हमारा 5 यूनिट का लास्ट टॉपिक। और हमारा सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है ये भी कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी सिलेबस थे, जो पूरा हमारा सिलेबस है 5 यूनिट का, 5 यूनिट पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहिए। धन्यवाद।